हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की जितनी भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी बुक का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको प्रश्न के साथ में हम उत्तर को भी बताने वाले हैं, जो कि पूरी बुक का है। 100 नंबर हम आपका पक्का करा कर रहेंगे जो आपके इकोनॉमिक्स में है। तो 2024 में 100% यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 में तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, चैनल को अभी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं। ये रहा अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न, आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या है, बहुविकल्पीय का, कि निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। का आपका हो जाएगा उपभोक्ता का व्यवहार, खा उत्पादक का व्यवहार, या गा राष्ट्रीय आय या कीमत निर्धारण। बताइए स्टूडेंट, देखिए आपके पास 4 विकल्प हैं। इन्हीं 4 विकल्प में से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यदि आपको पता है तो बिना हिचकिचाए आप कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक प्रकार से टेस्ट के रूप में भी इसको ले सकते हैं। यानी आपने तैयारी किया है कि और देखना चाहते हैं, मैं एक टेस्ट लेना चाहते हैं कि हमने जो तैयारी किया है ये सारे क्वेश्चंस क्या अवेलेबल है या बोर्ड एग्जाम के आने के चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए, बाद में हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा 20 में से इतना सही गया, 10 में से इतना सर हमारा सही गया, या 40 में से इतना सही गया। तो जो पहला प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दुर्लभ साधनों का प्रयोग होता है। जो दुर्लभ साधन है इनके लिए प्रयोग क्या होता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, वैकल्पिक, सीमित, निश्चित या शून्य। तो इनमें से जो दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र का, इनमें से आपका का हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा दूसरे प्रश्न का सही विकल्प। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, मांग के नियम द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा इसकी कीमत के बीच व्यक्त किया गया संबंध कैसा होता है। क्या है, मांग के नियम के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा इसकी कीमत के बीच जो व्यक्त किया गया संबंध है, ये किस तरह से होता है, ये बताना है। आपके ऑप्शन में है धनात्मक होता है, विपरीत होता है, स्थिर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सही विकल्प विपरीत हो जाएगा, जो कि मांग के नियम द्वारा क्या है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा इसकी कीमत के बीच का व्यक्त संबंध जो होता है वो विपरीत होता है। उसके बाद में देखा चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, मांग की कीमत लॉच का न्यूनतम मान होता है। मांग की जो कीमत लॉच है इसका जो न्यूनतम मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, या इनमें से नहीं होता है। तो बताइए मांग की कीमत लॉच का न्यूनतम मान। टेस्ट के रूप में भी सारे क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं जितने भी ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ BVI क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। देखिए इनमें से आपका गा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान जो होता है वो अनंत होता है। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है सीमांत प्रतिस्थापन। क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर ब्रैकेट में आप देख सकते हैं MRS निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। मांग के नियम में, अनुधिमान वक्र विश्लेषण, परिवर्ती अनुपात नियम, या पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इनमें से आपका एक विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे का खा हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अनुधिमान वक्र विश्लेषण हो जाएगा। सीमांत प्रतिस्थापन वक्र क्या है, प्रतिस्थापन दर में पाई जाती है अनुधिमान वक्र विश्लेषण। 6 नंबर प्रश्न देखिए, याद रखिएगा पूरे बुक से लिया गया सभी प्रश्न हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं काट सकता, ये आपको याद रखना है।
6 नंबर प्रश्न देखिए, एक वक्र जिस पर सभी बिंदु ब्रैकेट में संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुधिमान वक्र कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं, कीमत रेखा कहते हैं, उत्पादन रेखा कहते हैं। तो जो 6 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, का हो जाएगा अनुधिमान वक्र हो जाएगा, जो कि सही विकल्प हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। 7वां प्रश्न देखिए, उदासीन वक्र विश्लेषण। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, उदासीन वक्र विश्लेषण किसके प्रति प्रतिपादित किया गया, किसने प्रतिपादित किया है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मार्शल हो जाएंगे, पीगू हो जाएगा, हिक्स हो जाएंगे या रॉबिन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें प्रश्न का गा हो जाएगा, हिक्स हो जाएंगे 7वें का राइट आंसर, जो कि उदासीन वक्र विश्लेषण को इन्होंने ही प्रतिपादित किया है या इसके संस्थापक यही हैं। 7वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 7वां प्रश्न हो गया। 8वां देखिए, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तित होते हैं? अल्पकाल में जो उत्पादन होता है, आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि जो अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तित होती हैं। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या है, का आपका हो जाएगा सभी, खा कोई नहीं, गा कम से कम एक, या घा असीमित। बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से आपका पूछा जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा ये प्रश्न है। और 4 ऐसे विकल्प दे दी जाएंगे, चारों में से आपका एक सही विकल्प है, यानी एक राइट आंसर हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। तो आपको पता है तो बताइए। 8वां प्रश्न जो है इनमें से आपका गा हो जाएगा, कम से कम एक हो जाएगा, जो कि अल्पकाल में उत्पादन के साधन जो परिवर्तित होते हैं कम से कम, यानी मिनिमम की बात हो रही, एक हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, औसत लागत वक्र के लागू होने के कारण में क्या है? यूं, यहाँ पर आप देखिए यूं आकार होता है। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है आपको सभी को पता होगा, हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में, हमारे इंडियन की जीडीपी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किस तरह से, उनके बारे में। तो उसी के हिसाब से सारा प्रश्न लेकर आया हूँ, सारा प्रश्न इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो औसत लागत वक्र के लागू होने का कारण यूं आकार होता है, क्या है? बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल, घटते प्रतिफल या परिवर्तित अनुपात। तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिवर्ती अनुपात हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। सभी प्रश्नों को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सीमांत लागत वक्र का आकार होता है यूं आकृति का होता है, या बी आकृति का, एल आकृति का, या सी आकृति का? सीमांत लागत वक्र का आकार किस तरह से होता है स्टूडेंट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनमें से आपका यूं आकार का होता है, आपने पढ़ा होगा, हमने एक प्रश्न जो बताया था उसमें भी ये सही यही प्रश्न था, सीमांत लागत वक्र का आकार यूं प्रकार से होता है या यूं आकृति की होती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पर भैया आपका 5 हो जाएगा, वर्तमान युग में उत्पादन साधन होते हैं 5। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होते हैं, क्या होते हैं? का आपका हो जाएगा क्रम क्रेता, पर्याप्त क्रेता, विक्रेता, या अधिक क्रेता, या अधिक विक्रेता। तो 12 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में जो 15 मिनट दिए जाते हैं किस लिए दिए जाते हैं? इसी के लिए दिए जाते हैं कि आप पहले प्रश्नों को पढ़िए। काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहीं पे करते हैं। हम कॉपी लिखने का वाला भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है, ताकि आपको एक जानकारी हो सके, एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। हम उस पर पूर्ण वीडियो बनाएंगे, कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, खा हो जाएगा पर्याप्त क्रेता, और विक्रेता हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। 13 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का औसत आगम वक्र होता है, क्या है? पूर्ण जो प्रतियोगिता होता है इसमें फर्म का औसत आगम वक्र क्या है? एक्स का अक्ष समांतर, वाई अक्ष के समांतर, बाएं में दाएं नीचे से गिरता हुआ है, बाएं में दाएं से ऊपर उठता हुआ। तो पहले प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद में ऑप्शन को समझिए, फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका का हो जाएगा
एक्स अक्ष के समांतर कोण प्रतियोगिता औसत वक्र का होता है। हमने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, तो उसका भी वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक शर्त होती है। जो फर्म होता है इसके संतुलन हेतु जो आवश्यक शर्त होती है वो क्या होती है? सीमांत आय बराबर औसत आय, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, सीमांत आय बराबर औसत लागत, या इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों में से कोई विकल्प नहीं है। तो भैया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा। याद रखिएगा, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत फर्म की संतुलन हेतु आवश्यक शर्त होती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज सारे प्रश्न को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। और इसको लिखने में स्टूडेंट याद रखिएगा, लिखने में और रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो आप वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, फर्म का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है। जो फर्म है इसका जो उद्देश्य क्या है? अपने को अधिकतम करना है। क्या करना है? लागत करना है, लाभ करना है, उत्पाद करना है, या ये सभी, यानी तीनों करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा खा हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। फर्म का जो हमारा उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है अधिपूर्ति, अधिमांग, उच्चतम कीमत, न्यूनतम कीमत। तो देखिए संतुलन जो कीमत में निचली, संतुलन कीमत में क्या है? निचली कीमतों पर जो होती है क्या होती है भैया बताइए? अधिमांग। क्या हो जाएगा? अधिमांग हो जाएगा, ये होता है। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से, का व खा तथा दोनों, यानी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है भैया। हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा ऑब्जेक्टिव का, यही में हमने बताया था। आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा या सारे क्वेश्चन को नोट करते होंगे तो आपको पता होगा। राइटिंग में यदि आपको आ गया हो क्वेश्चन 17 का आंसर तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो भैया देखिए इनमें से समष्टि अर्थशास्त्र पर लगा दीजिए निसंकोच में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? जो विश्वव्यापी मंदी है यहाँ पर आप देखिए मंदी, ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1929 में, 1930, 1931 या 1932 में। 4 विकल्प हैं यहाँ पर, आपका 1929 हो जाएगा, इस पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए हमारा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, मेहता। यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए बिना हमारे आंसर देने से पहले, क्योंकि बहुत ही आसान ये प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को आना चाहिए। तो भैया बहुत ही आसान प्रश्न है, इनमें से आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे अर्थशास्त्र के जनक। याद रखिएगा एडम स्मिथ, यदि आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ गया कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो भैया एडम स्मिथ पर आप निसंकोच करके आंख मूंद कर इस पर टिक लगा दीजिएगा, इसका आंसर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि कौन सी है? आय वृद्धि, व्यय वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, या इनमें से सभी। तो देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? यहाँ पर विधि की बात हो रही है, तो भैया देखिए इनमें से घा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। आय विधि भी है और व्यय विधि भी, उत्पादन विधि भी। ये राष्ट्रीय आय की गणना करने की ये 3 विधि हैं जो कि इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं, लिख लीजिए लिखना चाहें तो। इसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मूल वृद्धि से निश्चित होती है, जो मूल वृद्धि है इससे निश्चित क्या होती है? क्रय कीमत प्लस लाभ, विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं, विक्रय कीमत माइनस हानि, या क्रय कीमत प्लस मध्यवर्ती वस्तुएं। तो भैया इसको आप नोट कर लीजिए, यदि आपको आता है प्रश्न 21 का तो बताइए आंसर। इनमें से खा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं मूल वृद्धि। यहाँ पर आपका जो डॉट डॉट दिया हुआ इसका आंसर इसी में फिट होगा। देखिए किस प्रकार से, मूल वृद्धि विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं से निश्चित होती है।
तो यहाँ पर 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया क्या है, सकल राष्ट्रीय आय ब्रैकेट में आप देख सकते हैं बाजार कीमतों पर मूल्यह्रास क्या होगा, राष्ट्रीय आय होगा या शुद्ध क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ब्रैकेट में बाजार कीमतों पर, या व्यक्तिगत आय, या व्यय योग ब्रैकेट में परियोज्य आय। तो जो 22 नंबर प्रश्न है भैया हमारा, इनमें से खा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ब्रैकेट में मूल्यह्रास कर आंसर। 23 नंबर प्रश्न देखिए हमारा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ ये सारे VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हम बताएंगे, और ये पूरे बुक से लिया गया है, याद रखिएगा, पूरी बुक से लिया गया है, मैराथन वीडियो है, याद रखिएगा। तो 2023 का देखिए, 2023 में इस प्रकार से पूछा गया था प्रश्न, हमने बताया था। पिछले साल भी काफ़ी हमारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आए थे इकोनॉमिक्स में, आप जाकर देखेंगे हमारे चैनल पर, और काफ़ी सारी वीडियोज आपको 2023 की मिल जाएंगी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर है। तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तैयार कर लेंगे तो उसके प्रकार से आपका एक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पिछले साल का भी क्वेश्चन 30 से 40% पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, हर एक सब्जेक्ट में। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में NDP क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में NDP क्या है, देखिए GDP मूल्यह्रास, GDP प्लस मूल्यह्रास, या GNP मूल्यह्रास, या GNP मूल्यह्रास क्या है, प्लस मूल्यह्रास और माइनस में है सारी चीज़ें। तो इनमें से देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा GDP माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न, साख नियंत्रण डॉट डॉट का कार्य है, डॉट डॉट जो है इसमें सही से प्रश्न आ जाएगा आपका। साख नियंत्रण का कार्य क्या है, सरकार है, वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, या ये सभी। तो जो 24 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका गा हो जाएगा, केंद्रीय बैंक हो जाएगा, साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का कार्य है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर प्रश्न, भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है, जो भारत में यानी हमारे इंडिया में जो 100 रुपये का नोट है इसका जो निर्गमन कौन करता है, भारतीय स्टेट बैंक करता है, केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से नहीं। तो बहुत ही दिमागी है क्वेश्चन, इसको आप यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा बताइए, इनमें से आपका हो जाएगा गा हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, जो कि 100 रुपये नोट का निर्गमन यही करता है, और सभी बैंकों का निर्देशक भी यही है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से क्या केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का निर्गमन हो जाएगा, या साख नियंत्रण, या बैंकों का बैंक, या साख सृजन। तो जो 26 नंबर प्रश्न स्टूडेंट, इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा साख सृजन हो जाएगा, जो कि क्या है केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, साख सृजन। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, मुद्रा का निर्गमन है, साम्य सृजन, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, या विमुद्रीकरण क्या है स्टूडेंट बताइए 27 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा साम्य सृजन हो जाएगा, जो कि व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। उसके बाद में देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, क्या है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वर्तमान में भारत में कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं भैया, या 16 हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही विकल्प वो हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 वर्तमान में क्या है राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वर्तमान में इंडिया में हमारे। 29 नंबर प्रश्न देखिए, अंतिम वस्तुओं का निर्गत नियोजित मूल्य को कहते हैं, क्या है, निर्गत नियोजित मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, देख सकते हैं 4 विकल्प हैं। तो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा आपका प्रत्याशित माप हो जाएगा, जो कि 29 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जब उपभोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको। 30 नंबर प्रश्न इकोनॉमिक्स का, जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति डेल्टा C बटा डेल्टा Y हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति होगी कितनी होगी, 4 विकल्प हैं देख सकते हैं, इनमें से आपका एक हो जाएगा। तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा,
1 माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई हो जाएगा। सीमांत हो तो बचत सीमांत प्रवृत्ति यही होगी। 30 नंबर प्रश्न का आपका ग सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। 31 नंबर प्रश्न क्या है। प्रभावी मांग को निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस पर, क्या है जो प्रभावी मांग है, 31 नंबर प्रश्न है कि प्रभावी मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस पर, क्या होता है भैया, जिस पर समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति हो। तो 31 नंबर का सटीक उत्तर बैठ गया, देख सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम में कितने, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है स्टूडेंट। देखिए हमने पिछले साल भी बताया था और आया था, काफ़ी स्टूडेंट ने इसके लिए धन्यवाद भी किया था। मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है, यानी परिवार का कोई एक सदस्य, जैसे मैं हूँ, तो मनरेगा कार्यक्रम में क्या है कितनी दिवस का रोजगार एक सदस्य को दिया जाता है, यानी एक सदस्य है कोई घर का, उसको उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन में 4 विकल्प देख सकते हैं। 150 दिवस हो जाएगा यानी दिन, 120 दिन या 100 दिन या 90 दिन। तो भैया 32 नंबर जो प्रश्न है इनमें से गा वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, गा नंबर हो जाएगा। 100 दिवस एक सदस्य को मनरेगा कार्यक्रम में क्या है शामिल किया जाता है 100 दिन के लिए। उसके बाद में देखिए क्या है 33 नंबर प्रश्न, यदि MPS बराबर 0.4 हो तो MPS होगी, क्या है 33 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि MPS बराबर 0.4 हो तो MPC होगी, क्या होगी 40%, 50%, 60% या 70%। तो यहाँ पर आपका 60% राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। उसके बाद में देखिए 34 नंबर क्या है, सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है का आपका अप्रत्यक्ष कर से या का प्रत्यक्ष कर से या गा उत्पाद शुल्क से या इन सभी से। तो जो 34 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गा वाला हो जाएगा, उत्पादक शुल्क के हो जाएगा सही विकल्प। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, और सारे प्रश्नों का आंसर यदि आपको आता है तो बताइएगा, क्योंकि इससे हमें क्या होगा एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह से है। क्या है बोर्ड एग्जाम की जो आपकी तैयारी होगी, हमें तैयारी बहुत ही अच्छी से करानी है ताकि आप 100 में से 95 मिनिमम ला ही सकें। तो भैया उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, हमारी रेगुलर सभी वीडियोज़ को चेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है, वेट है, GST है, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है। तो यहाँ पर आपका GST हो जाएगा राइट आंसर 35 नंबर प्रश्न का। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है या निर्मला सीतारमण है। तो प्रेजेंट टाइम में भी वही है भैया, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण पर आप क्या है निसंकोच आंख मूंद कर राइट आंसर लगा दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में यदि आपका ये प्रश्न आता है। उसके बाद में देखिए 37 नंबर प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश सदैव रहता है, आसमान रहता है, बराबर रहता है, 2 गुना हो जाता है या समान रहता है। बंद अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है तो 37 नंबर का गा हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। जो बंद अर्थव्यवस्था है इसमें बचत तथा निवेश सदैव क्या है 2 गुना हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है। किसी एक कार्य में क्या है जो विदेशी विनिमय है इस बाजार में किया जाता है, हस्तांतरण, साख कार्य, पूर्वोपाय कार्य या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी सारी चीज़ें हस्तांतरण, साख कार्य और पूर्वोपाय, यही जो पूर्वोपाय कार्य जो है ये कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं विदेशी बाजार में। 39 नंबर प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था, ब्रैकेट में आप डॉट डॉट देख सकते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता, क्या नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप, आंतरिक व्यापार, घरेलू क्षेत्र या विदेशी व्यापार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो विदेशी व्यापार हो जाएगा, जो एक बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता है। भैया सही बात है कि एक जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें विदेशी जो है पूरे इंटरनेशनल वाला व्यापार कहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 40 नंबर प्रश्न, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, जो अदृश्य निर्यात है इसका जो अर्थ क्या है, निःसृत वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात या पूंजी का निर्यात। तो जो 40 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा सेवाओं का निर्यात हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 40 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है स्टूडेंट। तो देखिए इस वीडियो में
स्टूडेंट देखिए, इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न लेकर आया था जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न था। और ये पूरी बुक से लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI 40 बहुविकल्पीय प्रश्न था। तो आज की इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पूरी बुक का 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है और इसमें बताया है, प्रश्न के साथ में आंसर भी। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को आप प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हो, आपके क्लास में भाई बहन जो भी रिलेटिव हों, उनको शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है हमें। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट्स की तैयारी इस चैनल पर पूर्णतया कराते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट की कहेंगे हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।